हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं बंगाल स्कूल ऑफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हम पढ़ रहे थे। तो हमने देखा बंगाल आर्ट ऑफ स्कूल को हमने पढ़ा कि बंगाल आर्ट ऑफ स्कूल क्या है, और इस पर हमने जानने का देखने का प्रयास किया कि बंगाल आर्ट ऑफ स्कूल क्या है। क्लियर है? और इन सबको हमने देख लिया, ठीक। और इस पर हमने एक एक करके आपके बात की। बंगाल आर्ट ऑफ स्कूल पर शांति निकेतन की हमने बात की, किस प्रकार से है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके सब चीजों को हमने देखने का जानने का हमने प्रयास किया। आधुनिकता क्या है, किस तरीके से फैली हुई है, इन सबको हमने देखने का जानने का प्रयास किया। क्लियर है? तो इतना आप लोग अच्छे से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का। चलिए आगे बढ़ जाएं। आधुनिकता और विभिन्न अवधारणाएं पश्चिमी। तो हमें देखना है कि भाई आधुनिकता क्या है, कैसी विभिन्न धारणाएं हैं। इन धारणाओं को, इन चीजों को एक एक करके हम लोगों को इन सब पर आपका बात करनी है और इन सबको हमको देखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग एक एक करके इन सारी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। आधुनिकता की विभिन्न अवधारणाएं पश्चिमी और भारतीय। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि पश्चिम और भारतीय और आधुनिक परंपरा कलाओं के बीच आगे बढ़ने की होड़ थी। बंगाली बुद्धिजीवी वियानान और पारंपरिक मार्लिक और फ्यूचर ऑफ यंग एशियाटिक परंपरा की कला की जो तारीफ है वो आपकी चलती फिरती हमें इन सारी चीजों को देखा और ध्यान देकर यूरोपीय आधुनिकता काल कला और कला पर लिखे गए लेखों पर ध्यान दिया है। एशियाटिक के नवयुवक भविष्यवाद था, उनके विचार और भारतीय बंगाल स्कूल समकालिक आधुनिकता का विरोध था। और इसी तरह से अंग्रेज ने ईबी हॉल ने भारतीय कला को आधुनिक बनाने और लोक कला की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमितनाथ ने इसका पूरी तरह से सहयोग किया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भारतीय कला वापस लौटे उसका भी प्रयास एक अंग्रेज ने ही किया था। उसका नाम क्या था? ईवी हैवेल। ईवी हैवेल और अमितनाथ टैगोर की पूरी कोशिश थी कि जो भारत की मूर्त कला है उस मूर्त कला को वापस उसी रूप में उसको लाया जा सके, उसी रूप में उसको चलाया जा सके, उसी रूप में उसको देखा जा सके। इन सबको देखने का, इन सबको जानने का, इन सबको करने का प्रयास पूरा इसमें करा गया ईवी हॉल के माध्यम से। क्लियर है? जो आप इसको देख सकते हैं। अमृता शेरगिल के बारे में अध्याय में चर्चा करेंगे। जो अमृत शेरगिल है उसके बारे में जो अध्याय है उनमें हम चर्चा करेंगे, जो इन दोनों के विचारों का मिश्रण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो इनके मिश्रण के जो विचार हैं उनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। भारतीय शैली में दिखाए जाने वाले बहोस प्रदर्शनी का उपयोग आप कला शैली में करते हैं। भारत में उपनिवेशवाद कला परंपराओं के बीच होने वाले संघर्ष के बाद आधुनिक काल में जन्म लिया और कंपनी शैली कला की संस्था जैसे कला स्कूल, प्रदर्शनी, दीर्घ कला और समाज आदि की शुरुआत। राष्ट्रवादी कलाओं को इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए कला और आधुनिक भारत गुण की सम्मिलित भारतीय कलाओं को एशियाई कला के रूप में पहचान दिलाएगी। भारतीय विरासत आधुनिक कला के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाला, कला को अंतर्राष्ट्रीय कला पर अपना स्थान बढ़ता रहा, जिसमें पश्चिमी भारतीय कला में समावेश हो गया। ऐसा हुआ जो भारतीय पश्चिमी कला है उसका समावेश हुआ और वो समावेश और वो कला आपकी बढ़ती चली गई। क्लियर है? अमृता शेरगिल ऊंट में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली में इसका विचार और आधुनिक भाषा शैली किस प्रकार रही, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप
बात भी कर सकते हैं कैसी शैली, कैसा कुछ रहा, इन पर हम एक एक करके बहुत अच्छे से बात करेंगे और जुड़ी चीजों को भी हम देखेंगे। क्लियर है? देख लिया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टिलर ऑफ द सॉयल। क्या देखते हैं? टिलर ऑफ द सॉयल। यह है चित्र 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में नंदलाल बोस द्वारा किया गया पैनल में से एक था। किसने किया था? नंदलाल बोस। ठीक। और कहाँ था? हरिपुर सम्मेलन। और आप जानते हैं हरिपुर सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस के बारे में, हरिपुरा में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आप उसको पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। एक गांव में आम आदमी की दैनिक क्रियाकलाप का चित्रण है। बोस ने ग्रामीण जीवन के तत्वों को और अनुभव को दर्शाने के लिए स्थानीय ग्रामवासियों का कमल और स्याही से चित्रण किया है। कह रहे जो आम आदमी है उसका दैनिक जीवन कैसा है, किस तरह की वो एक्टिविटी करता है, किस तरह के वो काम में संलग्न है, उन सबको दिखाने का, उनको बताने का प्रयास किया है उसने। क्लियर है कि कैसा किस तरीके का वो है। उन्हें गहरे टेम्पर से प्रभावित तिरछी रेखाओं को चौड़े ब्रश का प्रयोग किया गया है। तकनीकी और शैली का प्रयोग पटवा लोक प्रथा की याद दिलाता है। क्या करता है? जो आपकी पटवा लोक कला प्रथा है ये उसी की याद दिलाता है। लोक शैली का विशेष प्रयोजन ग्रामीण जीवन दर्शन के लिए किया गया है। साथ ही गांधी जी के जीवन में राजनीतिक विचार प्रस्तुत करता है और एक मेहराब का चित्रण है। बोस द्वारा निर्मित इन पट्टियों पर अजंता के विभिन्न चित्र और मूर्तियों का प्रभाव अलंकरण, अभिव्यक्ति, स्पष्ट रंग संयोजन, प्रकृति के साथ सम्मेलन के रूप में देखा जाता है। बोस की देखरेख में कला भवन में 400 से अधिक पोस्टर तैयार किए गए। गांधी जी से प्रभावित थे यह पोस्टर आम लोगों को राष्ट्र के निर्माण प्रक्रिया में अहम पात्र के रूप में दर्शाते हैं। ऐसे हैं जो अहम पात्र हैं वो उनके रूप में हम लोगों को दर्शाते हैं। इस तरह से देश की नैतिक चरित्र का निर्माण करने के लिए कला इत्यादि का हम लोग आपका प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने किस में देखी मेरे प्यारे बच्चों? आपको भी दिखाई देगा जिस पर हम पढ़ रहे थे वो था टिलर ऑफ द सॉयल। क्लियर है? तो कहां से शुरुआत हुई आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़े। चलिए अब देखिए ये दिखाया गया है ना जिसकी मैं बात कर रहा था कि चित्रों को इस तरीके से दिखाया गया ताकि ग्रामीण जो परंपरा है उसको आप तक संजोते हुए। अब देखिए ग्रामीण परंपरा है, किसान हल चला रहा है, हल को जोत रहा है, उसको हल जोतते हुए दर्शाया गया। और आप देख सकते हैं कि किसान हल जोत रहे हैं और उसको उनको दर्शाने को दिखाया। देख लिया? अब आपको इतना थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई पटवा लोक कला प्रथा क्या रही। तो पटवा लोक कला में एक ग्रामीण जीवन की शैली को कलम और स्याही से जो चित्रण किया गया है, जो पेंटिंग हम लोग बनाते चौड़े ब्रश के साथ, वो है पटवा लोक कला। और इसकी जो मुख्य थीम है वो ग्रामीण जीवन को दर्शाना और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास इसमें किया। आगे बढ़ जाए, बात करते हैं रासलीला। अगर आप देखेंगे तो वह एक जल रंग चित्र है। जल रंग का मतलब समझते हैं आप? कुछ कलर होते थे जिनको पानी के साथ मिलाकर हम लोग पेंट किया करते हैं। कैसे? लिक्विड फॉर्म में आते हैं या कुछ सूखे आते हैं तो पहले उनको पानी घेरते हैं, फिर इस तरह से ब्रश रगड़ते हैं, फिर वो ब्रश के को हम लोग आपका पेंट करते हैं उसको पेंटिंग बनाने के लिए। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको हम मतलब जल रंग कहते हैं। यह चित्र छतिंद्र नाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया है। यह चित्रण श्री कृष्ण की
दिव्य जीवन को दर्शाता है। तो किस पर फोकस है? वो श्री कृष्ण का जो दिव्य जीवन है उसको दर्शा रहे हैं। मजूमदार रविंद्रनाथ टैगोर के शुरुआती छात्रों में से एक थे। तो जो मजूमदार थे ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के ही छात्र थे, जिन्होंने आर्ट ऑफ स्कूल, जो बंगाल आर्ट ऑफ स्कूल खोला था, उसके क्या थे, जो आपके शुरुआती स्टूडेंट थे उनमें से एक थे। कुछ विषांतर और परिवर्तन के साथ ब्रश तकनीक का विस्तार किया। ग्रामीण दुर्बल पतली आकृतियां, साधारण भाव विमांग, स्मरणीय कोमल जलाधार, उनकी शैलीगत विशेषताओं को आपका क्या किया गया? व्यापक करते हुए उन्हें पौराणिक और धार्मिक विषय का चित्रित किया गया। ठीक। और आपका भक्ति के मार्ग में अनुयायी रूप में धार्मिक अवधारणाओं और उनकी समझ से प्रेरित राधा का मन भजन, साखी राधा लक्ष्मी चैतन्य अभिव्यक्ति के साथ असाधारण कलाओं के कुछ उदाहरण चित्रण, राधा रानी की लिखी 7 नाच, पृष्ठभूमि का पेड़, साधारण गांव का दृश्य, जैसा कि हमने भागवत पुराण और गीता गोविंद के चिन्हों पर मानव आकृतियों और उनके कपड़ों के चिन्हों के लिए साधारण प्रभा कोमल का उपयोग किया गया है। पात्रों में उत्तम मनोहरता तक खूबसूरत दर्शाया गया है। कृष्ण और गोपी को एक ही अनुपात में बनाया गया है। इस प्रकार मनुष्य और भगवान में से एक इनके स्तर को आपका दर्शाया गया है कि भाई इनका स्तर क्या है और कैसे इनके स्तर को दर्शाने का जो प्रयास है वो आपका किया गया है। क्लियर है? क्या स्तर है, किस तरह के स्तर को, किस तरह की चीजों को हम लोग आपका देखते हैं, कैसे कैसे हम बात करते हैं, इन सभी को हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? तो रासलीला में क्या था आपका? छलेंद्र नाथ आपके मजूमदार यानी कि किसके शिष्य हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के ही स्कूल के शिष्य हैं। श्री कृष्ण पर नई तरह की आर्ट एंड कल्चर को प्रस्तुत करने में इनका योगदान। आगे बढ़े, देख लिया। अब देखिए, इस तरह की पेंटिंग सबसे पहले रविंद्रनाथ ने बनाई थी। और ये कैसी पेंटिंग है? क्लियर होना चाहिए। ये रास जो लीला है इसकी हमको पेंटिंग दिखाई गई है, इसकी रास लीला। क्लियर है? किसकी पेंटिंग है ये? रास लीला की। तो कैसा है? सबको बराबर दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। और जो जल के रंग है उससे इसको बनाया गया है। किससे बनाया गया है? जो जल रंग है, इन जल रंग का उपयोग। क्लियर है? देख लिया। अब बात करते हैं राधिका। मोहम्मद अबुल रहमान चतगई ने वाश और टेम्पर तकनीक का प्रयोग करते हुए कागज पर चित्र बनाए। यह शाहजहां के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद के वंशज थे। दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला, आगरा का ताजमहल डिजाइन किया। अमिंदरनाथ टैगोर, ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर और नंदलाल बोस से प्रभावित थे। उन्होंने वॉश तकनीक का प्रयोग किया और मुगल पांडुलिपियां, पुराने फारसी चित्रों, सुलेखों की रेखाओं का प्रयोग किया। यह चित्र एक नाजुक वातावरण को दर्शाता है। कैसे करता है? जो नाजुक वातावरण है उसको दर्शाता है। यह चित्र राधिका से एक जलते दीपक से दूर जाते हुए दिखाया गया है। यह एक जलते हुए दिखाया गया है। पृष्ठभूमि का वातावरण उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है जहां किसी का कोई इफेक्ट ना हो, हम उसको उदासीन कहते हैं। यह चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। उन्हें महान विभूति, लोक कथाओं, भारतीय इस्लाम संबंधित, राजपूत, मुगल आदि सभी विषयों पर
चित्र बनाए गए हैं और उन्हें राधिका नाम इस चित्र की पृष्ठभूमि में रोशनी और छाया प्रकाश को सरलीकरण किया है। उनका संयोजन सुंदर बना है और वह चीनी और जापानी शैली से प्रभावित थे और इन्हें इतना सारा मनमोहक चित्रित किया गया है। कैसा है? इतना सारा मनमोहक चित्रित किया गया। संगीतात्मक कविता की पंक्ति है और अन्य भी हैं। भावपूर्ण गुण से युक्त है और उदास राधिका, उमर खयाम, स्वपन हिमा तोता, वृक्ष के नीचे की महिमा और संगीतकार महिला, कबर के पीछे का आदमी, महिला दीपक जलते हुए, इन सबको आपका दर्शाया और दिखाया गया है। इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? कैसे हैं? आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारी स्थिति है और कैसे कैसे हम चीजों कर सकते हैं। तो मुख्य वास्तुकार कौन थे इसमें? तो शाहजहां के ही मुख्य वास्तुकार थे, जिनका नाम था मोहम्मद। उस्ताद के जो वंशज हैं वो ही लोग इसको काम कर रहे थे। क्लियर है? तो पांडुलिपियों में, मुगल पांडुलिपियों में इस तरह की चर्चा परिचर्चा बड़े आम रूप में रही और हमको दिखाई। आगे बढ़े। देख लिया। अब ये चित्रकला थी जो बात की थी। शाहजहां के समय में राधा रानी की चित्र है और बना हुई किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए, मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद के वंश से ही बनाई है। तो देखिए, कला किसी की अधीन नहीं है, किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी पंथ की। कला स्वतंत्र है, उसके भाव स्वतंत्र हैं और एक चित्रकार अपनी कला को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, ये उसके लिए एक बहुत अलग और गरिमा का मुद्दा है और गरिमा के विषय की बात है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए इन सारे मुद्दों पर। क्लियर है? जो आपको ध्यान देंगे। तो आपके सामने चित्र है, बहुत सुंदर अलंकरण है। सोच के देखिए, जिस जमाने में आज की जो आपकी टेक्निक है, जो हम लोग आपका रियल टाइम फोटो खींचते हैं, रियल टाइम फोटो का मतलब है जैसा हम फोटो खींच रहे हैं उसका बैकग्राउंड चीजें वैसी ही हूबहू रहती है। लेकिन आज का फोटो और उस फोटो का अंतर आपको बड़े स्पष्ट रूप से इन सब में आपको दिखाई देगा और आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं किस तरीके से है, कैसे कुछ है। रियल टाइम तकनीक आपको दिखाई देगी। आप इसके आगे बढ़ते हैं। सिटी इन द नाइट, कहते हैं सिटी इन द नाइट। जल रंग चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1869 से लेकर 1838 में 1922 में चित्रित किया गया था। उनका धनबाद शैली को देखकर निसंदेह कहा जा सकता है कि वह पहले ऐसे भारतीय कलाकार थे जिन्होंने भारतीय कला प्रदर्शन को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने चित्रों में आंतरिक भाव के उथल पथल को ज्यामितीय रूप में अंकित किया। कैसे है? जो ज्यामितीय रूप है उसमें अंकित किया और घनावाद शैली के नाम से उनको जाना जाता है, जिसमें मानव आकृति रूपरेखा को ज्यामितीय घनावाद बनाया गया। उन्होंने अपने काल्पनिक कला जगत को कई दृष्टिकोण से सामान्य समझकर चित्रित किया। जैसे द्वारका, श्री कृष्ण का काल्पनिक आवास यानी कि स्वर्णपुरी। तो आपको नाम याद होना चाहिए कि द्वारका का दूसरा नाम स्वर्णपुरी था। केवल अकेली सोने की लंका नहीं थी, द्वारका को भी स्वर्णपुरी कहा जाता, वो भी संपूर्ण सोने की बनी हुई थी, इसलिए उसको क्या कहा गया? स्वर्णपुरी। समान चित्र प्रकाश, ज्यामितीय प्रकाश को परस्पर संजोया गया था। उनको कैसा है? जो परस्पर उनको संजोया गया था, उनको दिखाया गया था कैसा कुछ है। टेढ़े मेढ़े आकृतियों में से एक धनात्मक भाव उत्पन्न करते हैं, सक्षम है। उनके चित्रों में रहस्यमयी रोशनी, रंगमंच का विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के नाटकों में रुचि लेने के साथ साथ भागीदार भी किया और चित्रकार गजेंद्र नाथ टैगोर ने अपने चित्रों के रंगमंच की सारी वस्तुओं, सजावट, स्कीम, कृत्रिम, इन सबको भी आपका दर्शाया और दिखाया। क्लियर है? तो आप इनको देख सकते हैं।
आगे बढ़े। अंतहीन गलियारे, खंबे हॉल, अंधे दरवाजे, पर्दापाश रोशनी वाली खिड़कियां, सीढ़ियां, दीवारें, जादुई दुनिया भर का अभ्यास करते हुए इन सबको दिखाने का, इन सबको समझाने का वो आपका प्रयास हमारा किया गया था। क्लियर है? देख सकते हैं आप इनको एक एक करके अच्छे से। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? राम वैशिंग द प्राइम ऑफ द ओशन, ये है चित्र राजा रवि वर्मा। इनको कलाओं का राजा कहते हैं, रविराज वर्मा। इनकी पेंटिंग अद्भुत है। इनकी पेंटिंगों के सामने कोई नहीं लग सकता। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मैंने आपको रविराज वर्मा के बारे में पढ़ाया था। और इन्होंने पौराणिक विषय पर अपनी कहानियों पर चित्र केंद्रण है। जो पुराने महाभारत है ना, अगर आप उनको देखोगे, सब रविराज वर्मा की पेंटिंग बनी हुई है। ये भारत के पहले कलाकार थे जिन्होंने तेल रंग लिथियोग्राफी का तकनीक का प्रयोग, जो आप देख रहे हैं चिकनी सी फोटो दिखाई देती है, उसकी बात कर रहे हैं। और ये पौराणिक चित्र हैं जिन्हें एक महाकाव्य और शास्त्रीय पाठ में ऐतिहासिक क्षण पर आधारित है, जिनमें नाटकीय प्रभाव उत्पन्न किया गया है। इस चित्र कलाकारों के भावात्मक चित्रण किए गए हैं। यह दृश्य वाल्मीकि रामायण से लिया गया। कहां से लिया गया है? तो वाल्मीकि रामायण से लिया। और वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जहां राम अपनी सेना के साथ समुद्र को पार करना चाहते हैं। इसके लिए वह समुद्र देव वरुण से प्रार्थना करते हैं। समुद्र देव वरुण से प्रार्थना करते हैं कि लेकिन समुद्र देवता कोई उत्तर नहीं देता है। क्रोधित होकर राम ने वरुण देव को मारने के लिए अपना धनुष और बाण उठाया। तुरंत वरुण देव प्रकट होकर राम को शांत किया। उसका चित्र को अलग चित्र के लिए उद्गत है। ये देखिए, इस तरीके से दिखाया गया है। राम ने कैसा कर दिया? तुरंत धनुष उठाया। आप देखते हैं वो कई दिन से पूजा पाठ कर रहे थे, मान नहीं रहे थे कि पूजा याचना करके काम चला लेते हैं, लेकिन उनको रास्ता देने के लिए कोई, अब देखिए जो पौराणिक है उसमें हम उसी आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिलता है। श्री राम बहुत दिन तक लगे रहते हैं, फिर उसके बाद उनको गुस्सा आता है और अपना धनुष बाण चलाते हैं। तभी अचानक समुद्र देव, यानी के समुद्र देवता का नाम लिखिए, जल के देवता है वरुण, वरुण देव प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं महाराज ऐसा मत कीजिए, मैं तैयार हूं। ठीक है, तो इन सबको इन्होंने आपका दर्शाया गया है। चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।